डॉक्टर, अगर किसी को पहचानना हो कि हमारा या किसी और का बच्चा ओबीज है, तो हम बाहरी तरीके से देख करके या कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स समझ करके कैसे पहचान सकते पहले तो फिजिकल साइंस आते हैं। फिजिकल साइंस में यदि आपको दिख रहा है कि बच्चे का वजन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हैं? है, बच्चे को अचानक बहुत सुस्तपन या खेल-कूद से इंटरेस्ट बच्चे का हट रहा है, बच्चे का जो पेट वाला एरिया है वो थोड़ा-सा फुलावट में उनको लग रहा है या स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं बच्चे की बॉडी पे, उसका मतलब है कि बच्चे ने रैपिडली बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लिया है। तो ये कुछ इनिशियल साइंस हैं जो आपको लगेगा कि या बच्चे स्नैकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि बीच-बीच में हर समय कुछ ना कुछ बच्चे को खाने के लिए चाहिए, भूख ज़्यादा लग रही है, तो वो सारे साइंस हैं। पता चल गया कि हमारा बच्चा ओबीज है, मोटापा का शिकार हो चुका है, तो उनको बचपन में सबसे पहले बताइए कि क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो आप अगर एक ह्यूमन शरीर या बच्चे के शरीर को हेड टू टो देखोगे तो बहुत सिंपल है। ओबेसिटी और मोटापा बच्चे को सर से लेके पैर तक अफेक्ट करता है। स्ट्रोक का इशू बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि अगर हमारा ओबेसिटी है, बच्चे को मोटापा है, तो आगे जाकर जो हमारी नसें हैं ब्रेन की, उनमें चर्बी जमने की वजह से स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इन यंग अडल्टहुड। तो जिन बच्चों को ओबेसिटी है, मोटापा है, उन बच्चों के लिए एक्सरसाइजेज एक प्रॉब्लम होती हैं। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत दिक्कत आती है। होती है। रात में सोते समय जब वो रिक्लाइन पोजीशन में, उस समय स्लीप एपनिया हो सकता है कि बच्चों को बीच-बीच में सांस रुक जाएगी। सांस लेते हाँ, हुए। जिस वजह से बच्चों की नींद अच्छे से पूरी नहीं होएगी। नींद डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कुछ पहचानना हो कि इन कारणों की वजह से बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रहा है, तो वो क्या कारण होंगे? फिजिकल एक्टिविटी और ये स्क्रीन टाइम के साथ जो आप साथ में ही जोड़ सकते हैं जिसको, कि बच्चों की जो अब अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड है। हुँ। आप देखो कि मार्केटिंग कितना ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही है कि बच्चे ऑलमोस्ट 24 घंटे वो मार्केटिंग का शिकार है कि ये मीठी चीज़ है, ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है, ये देखो कितना अट्रैक्टिव है, ये देखो कोई सुपरस्टार हमारे इस चीज़ का सेवन करते सेवन हैं। तो कर। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बच्चों के लिए ऑलमोस्ट आप समझो कि ये भी एक टाइप ऑफ बुलिंग ही हो गया हुँ, कि हुँ। इतना ज़्यादा एक्सपोज़र है और अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। आप एक क्लिक ऑफ बटन से कुछ भी चीज़ मँगवा सकते हो। और जितने पैकेज फूड्स हैं वो सबका आपको पता ही है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बच्चों को न्यूट्रिशियस और पोषण देने वाली चीज़ें तो नहीं मिल नहीं रही। मिल रही। कि अगर कोई पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने बच्चे को हाँ जी। हेल्दी खाना कैसे खिलाएं, तो दिन की शुरुआत से लेकर के दिन की अंत तक, ब्रेकफास्ट से डिनर तक में उनके पास क्या क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स है जो वो अपने बच्चे को खिला सकते हैं, ताकि जितना हो सके ओबेसिटी से उनको बचा करके रखा जा सके। आप शुगरी ड्रिंक्स, आपके जो सीरियल्स हैं, पैकेज सीरियल्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं बच्चों को खाना खिलाने के, इंस्टेंट वाली उनके चीजें। हाँ, उनके ईज़ी अल्टरनेटिव्स भी हैं जो आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। आप बच्चों को शुगरी ड्रिंक्स की जगह जूसेस दीजिए, लस्सी बना दीजिए, छाछ बना दीजिए। मिल्क तो बच्चों को अच्छा लगता है। जिन बच्चों को मिल्क अच्छा नहीं लगता उसमें डेट्स डाल दीजिए। नेचुरल स्वीटनर है, शुगर ज़्यादा यूज़ करने की जगह। तो बच्चों में ओबेसिटी हम लोग कब कंसिडर करते हैं? उनकी हाइट, वेट का कोई ऐसा मेजरमेंट होता है जिसको देख के बताया जा सकता है कि हाँ, ये बच्चा ओबीज की कैटेगरी में आता है? हाँ जी, सो एक टर्म है बॉडी मास इंडेक्स, अच्छा। जिसको हम यूज़ करते हैं बच्चों के हाइट और वेट से कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। उसके सेंटाइल्स होते हैं फॉर एवरी एज ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। उस एज ग्रुप के हिसाब से यदि बच्चा 85% 85% बच्चों से ज़्यादा वज़न रखता है, तो या ज़्यादा बीएमआई रखता है, तो उसको मोटापा या ओबेसिटी कह सकते हैं। हेलो, हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में ओबेसिटी के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ अडल्ट्स में नहीं, अब बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं। बच्चों में बचपन से ही ऐसी जंकिंग हैबिट्स लग जा रही है जिसकी वजह से वो ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। खान पान तो उनका खराब है ही, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन सबसे चिंता करने की बात यह है कि ओबेसिटी की वजह से कई सारी बीमारियां पनप सकती हैं, जिसके बारे में समय रहते जानना बेहद जरूरी है, वरना आगे चलकर ये और भी गंभीर बीमारियों में तब्दील हो सकती है। इसलिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में हर एक डिटेल को बहुत ही विस्तार से समझेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर रजत ग्रोवर, जो कि पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट है क्लाउड 9 हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार है। मेघा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओबेसिटी के केसेस जो है वो आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, आपके पास जब पेरेंट्स जो हैं वो इतने ओबीज बच्चों को लेकर के आते हैं, आपका क्या रिएक्शन रहता है? और ओवर द इयर्स में इनके केसेस में जो बढ़ोतरी देखी गई है उस पर आपका क्या राय है? फिलहाल मोटापे और चाइल्डहुड ओबेसिटी के केसेस हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत रोजाना प्रैक्टिस में काफ़ी सारे देख रहे हैं। करेक्ट। और वो प्रॉब्लम्स हमेशा स्टेम करती हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। आजकल जो रेवोल्यूशनाइज हुई है, इंटरनेट रेवोल्यूशन हुई है, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, बच्चों को बाहर खेल कूद के लिए ना स्पेसेस हैं, ना एरियाज हैं, ना टाइम करेक्ट। है। तो उस सब की वजह से और बहुत इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड की वजह हाँ। से मोटापे का एक एपिडेमिक सॉर्ट ऑफ आ चुका है। ओके। तो बच्चों में ओबेसिटी हम लोग कब कंसिडर करते हैं? उनकी हाइट, वेट का कोई ऐसा मेजरमेंट होता है जिसको देख के बताया जा सकता है कि हाँ, ये बच्चा ओबीज की कैटेगरी में आता है? हाँ जी, सो एक टर्म है बॉडी मास इंडेक्स, हाँ। जिसको हम यूज करते हैं बच्चों के हाइट और वेट से कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। उसके सेंटाइल्स होते हैं फॉर एवरी एज ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। हम्म। उस एज ग्रुप के हिसाब से यदि बच्चा 85% 85% बच्चों से ज्यादा वजन रखता है, तो या ज्यादा बीएमआई रखता है, तो उसको मोटापा या ओबेसिटी कह सकते हैं। तो बीएमआई का फिर वो क्या मेजरमेंट हाँ, क्या होगा? कितने से ज्यादा होना चाहिए तो बच्चा ओबीज है? तो वो 85th सेंटाइल होता है। अब जैसे आपका या मेरा बीएमआई चेक करेंगे तो एक सिंगल वैल्यूज होती हैं हाँ। कि 23, 25, 28 से ऊपर यदि हम्म। हैं तो हम अडल्ट्स को बोल सकते हैं कि ओबीस या मोटे या मोटापे से ग्रस्त हैं। ठीक है। बच्चों के लिए कंपैरिजन होता है, तो वो ओके। कंपैरिजन होता है 85% बाकी सेम एज की पॉपुलेशन के साथ। ओके। तो यदि 85% पॉपुलेशन वाले जो चार्ट्स हैं उनसे ज्यादा बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स है, तो फिर उनको मोटापे से ग्रस्त या ओबीस कहा जा सकता है। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में हाँ समझाने जी, के लिए आप हमें एज वाइज बता सकते हैं हाँ क्या, जी, कि अगर कोई बच्चा लेट सपोज 4, 5, 6 साल हाँ का जी, है, तो उस एज के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए? हाँ जी। सो अप्रोक्सीमेटली जो 4 या 5 साल की उम्र का बच्चा है, उनका वजन 15 से 18 किलो या 20 किलो तक ही माना जाता है कि ठीक है। ठीक है। पर उसके अंदर, उस कैलकुलेशन के अंदर हाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। रोल है, क्योंकि हाइट हमारे जीन्स, न्यूट्रिशन, सब चीज़ों से अफेक्ट होती है। डिपेंड होती है। जो बच्चों की हाइट अच्छी निकली हुई है उनमें थोड़ा वेट का हमारे पास स्कोप ज़्यादा है। ठीक जिन बच्चों की हाइट थोड़ी कम है, इसलिए उनके पास स्कोप थोड़ा सा कम है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वो सेंटाइल्स और कैलकुलेशन करी जाएं सभी बच्चों की, और आप लोग उसको भी फॉलो अप करें ऑन अ मंथली बेसिस, करेक्ट। ताकि जो बच्चे 85% बच्चों से जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, तो उनके लिए हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस वगैरह बता सकें, ताकि बच्चे को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ओके। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो पैदा ही ओवरवेट हाँ होते जी, हैं, हाँ है जी, ना? हाँ जी, क्योंकि जैसे जो नॉर्मल हाँ बच्चों जी। का वेट होता है वो उसमें नहीं पैदा होते। तो क्या वो बचपन से जन्मजात से ही ओबीज की कैटेगरी में फॉल करते हैं? नहीं, इन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। ओके। तो जब हम बचपन के बच्चों का कैलकुलेट करेंगे बॉडी मास हम्म। इंडेक्स और ओबेसिटी, वो ओबेसिटी एक टोटली अलग बीमारी है। जो अच्छा। बच्चों का जन्म का वज़न ज़्यादा है, हम्म। वो उसको हम बीमारी नहीं मानते हैं। वो बेसिकली डिपेंड करता है पेरेंट्स के जीन्स के ऊपर, हम्म। और जो माताएँ हैं हमारी, उनकी जो खुराक रही है थ्रू आउट प्रसन या प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान। तो उस डाइट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है न्यूबॉर्न बेबी का जो वेट है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे का जन्म के समय वज़न ज़्यादा है कि वो लाइफ लॉन्ग ज़्यादा ही रहेगा। ज्यादा ही रहे। तो वो एक गलत धारणा है। ठीक है। अगर पेरेंट्स पहले से ही ओबीज है या फैमिली हिस्ट्री ही हाँ जी, ओबेसिटी की हाँ रह जी। रही है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो बच्चे फिर आगे चलकर ओबीज ही होंगे, डिस्पाइट हुँ, ऑफ हम उनकी लाइफस्टाइल कितनी भी सुधार ले, हुँ। खान पान कितना भी बेटर कर ले। नहीं, चांसेस हैं कि उनमें जो प्रोपेंसिटी है, हम्म। कि जो रिस्क है बच्चों का ओबीस होने का, हाँ, हाँ। वो ज़्यादा रहे। ओके। क्योंकि मॉडलिंग होती है। हम्म। बच्चे पेरेंट्स को ही देख के अपने खाने की हैबिट्स बनाते हम्म। हैं। और साथ ही साथ थोड़ा जीन्स का भी इम्पोर्टेंस होता है इसमें। बट डेफिनिटली अगर आप अच्छे से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, बच्चों को अच्छा आहार दें, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी रखें, बच्चों के खेल कूद का ध्यान रखें, तो ज़रूरी नहीं है कि यदि माता पिता ओबीस हैं तो बच्चे भी ओबीस रहें। डॉक्टर, अगर किसी को पहचानना हो कि हमारा या किसी और का बच्चा ओबीज है, हुँ, तो हम बाहरी तरीके से देख करके या कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स समझ करके हुँ। कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल हम्म। आपने पूछा है। बहुत ज़रूरी है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को एक तो रूटीनली चेकअप कराएँ। करेक्ट। जब भी वैक्सीनेशन होता है, बच्चों का वज़न और हाइट मेजरमेंट हम लोग तो करेंगे, हमारा काम है। बट घर पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कैसे? पहले तो फिज़िकल साइन्स आते हैं। फिज़िकल साइन्स में यदि आपको दिख रहा है कि बच्चे का वज़न अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम्म। बच्चे को अचानक बहुत सुस्तपन या खेल-कूद से इंटरेस्ट बच्चे का हट रहा है, अच्छा।
बच्चे का जो पेट वाला एरिया है वो थोड़ा सा फुलावट में उनको लग रहा है, या स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं बच्चे की बॉडी पे, उसका मतलब है कि बच्चे ने रैपिडली बहुत ज्यादा वजन गेन कर लिया है। तो ये कुछ इनिशियल साइंस हैं जो आपको लगेगा कि, या बच्चे स्नैकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि बीच बीच में हर समय कुछ ना कुछ बच्चे को खाने के लिए चाहिए, भूख ज्यादा लग रही है, तो वो सारे साइंस है कि आप खुद ही घर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अपने जो भी पास के पीडियाट्रिशियन है उनसे प्लीज कंसल्ट करिए, ताकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रिस्क वाली सिचुएशन ना बन जाए। ना बन जाए। अगर किसी पेरेंट्स को ये सारे सिम्पटम्स दिखाई दे हाँ रहे जी। हैं, तो उसके बाद उनको अपने बच्चे को लेकर के पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप तो यही है कि हम बच्चे का वजन और उनकी हाइट नापें, हुँ, और एक बॉडी मास इंडेक्स चेक करें बच्चे के एज और हमारी वेट हाइट के हिसाब से, उनके जो पीयर्स हैं, जो बाकी बच्चे हैं, उनके हिसाब से वो चार्ट जो होता है उस पर चेक किया जाए कि बच्चा ओबीस है या नहीं। नहीं। हमारे पास एक कैटेगरी और होती है जो एक ट्रांजिशनल कैटेगरी है, जिसको हम ओवरवेट बुलाते हैं, कि बच्चे का वजन ज्यादा है, अभी मोटापा या ओबेसिटी नहीं हुई है, ओके। पर नॉर्मल भी नहीं है, वो बेस्ट टाइम होता है कि हमें एक्ट करना है। अच्छा। यदि हम उस समय एक्ट कर लें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दे दें, तो बच्चा ओबेसिटी की तरफ नहीं जाए। स्टेजेस भी होते हैं फिर हाँ क्या जी, हाँ ओबेसिटी जी। के? तो थोड़ा-सा उसको ओबेसिटी एक्सप्लेन का करिए। अगर 85% से 95% के बीच में है तो ओवरवेट ही कहलाता है। ठीक है। उस समय अभी भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते कि बच्चे के शारीरिक रूप से या बच्चा बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो हो जाए। जाए। बट एक बार 95% क्रॉस कर लिया, हुँ, 95% से अगर ज़्यादा हो गया हमारा वज़न या बीएमआई कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पीयर्स, जी। तो उस समय फिर कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन से लेके पैर तक बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओके। जो बच्चों को हो सकते हैं आगे अडल्ट लाइफ में भी और बचपन में भी। कॉम्प्लिकेशंस को ही थोड़ा-सा समझेंगे हाँ कि जी। अगर पता चल गया कि हमारा बच्चा ओबीज़ हाँ है, जी। मोटापा का शिकार हो हाँ जी। चुका है, तो उनको बचपन में सबसे पहले बताइए कि क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो आप अगर एक ह्यूमन शरीर या बच्चे के शरीर को हेड टू टो देखोगे, तो बहुत सिंपल है। ओबेसिटी और मोटापा बच्चे को सर से लेके पैर तक अफेक्ट हुँ, करता है। हुँ। तो सिर में सबसे पहले हम ब्रेन की अगर बात करें, तो जो बच्चे ओबीस होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, वो बच्चों को बहुत बुलिंग फेस करनी पड़ती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, हुँ, लो सेल्फ एस्टीम होती है, तो करेक्ट। वो साइकोलॉजिकल इश्यूज उनके लिए पैटर्न्स और कंडीशनिंग बन जाते हुँ, हैं। तो हुँ। अडल्ट लाइफ में भी उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इवन इफ वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपना वजन कम कर लें, बट उनका जो बॉडी के लिए अपना खुद का नजरिया है देखने का, उनका खुद का सेल्फ एस्टीम है, वो हुँ, हमेशा लोअर साइड पे रहता है। हाँ। तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि स्ट्रोक का इशू बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि अगर हमारा ओबेसिटी है, बच्चे को मोटापा है, तो आगे जाकर जो हमारी नसें हैं ब्रेन की, उनमें चर्बी जमने की वजह से स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इन यंग अडल्टहुड। आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होगे ब्रेन स्ट्रोक के कि केसेस हाँ, यंग कि यंग एडल्ट्स में। अडल्ट जो हैं, 25 साल, 28 साल, 35 साल, 36 साल की फिट लड़के लड़कियां जो जिम जाते हैं, हुँ, हुँ। एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से उनके पास सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिल्कुल। बट उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्ट्रोक हो ब्रेन रहा है। स्ट्रोक्स में। तो उन सब का जो सृजन है, हम ये सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमारे जो चाइल्डहुड में या बचपन में जो हमारे खाने की हैबिट्स थी या एक्सरसाइज की हैबिट्स थी, हो सकता है वहीं से ओरिजिन स्टार्ट हुआ हो, हाँ। है ना? तो नेक्स्ट फिर हमारे लंग्स आता है। तो जिन बच्चों को ओबेसिटी है, मोटापा है, उन बच्चों के लिए एक्सरसाइजेज एक प्रॉब्लम होती हैं। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत दिक्कत आती है। होती है। रात में सोते समय जब वो रिक्लाइन पोजीशन में, उस समय स्लीप एपनिया हो सकता है कि बच्चों को बीच-बीच में सांस रुक जाएगी। साँस लेते हाँ, हुए। जिस वजह से बच्चों की नींद अच्छे से पूरी नहीं होएगी। नहीं। नींद डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो इंटरमिटेंट अगर स्लीप एपनिया होते रहेगा बीच-बीच में रात में, बच्चे की नींद अच्छे से पूरी नहीं होएगी, ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सारे बॉडी टिश्यूज़ को। हुँ। आप और नीचे की तरफ जाएँगे तो हमारा लिवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो अगर हमारा खान-पान अच्छा नहीं है, हम लोग ओबीस हैं, हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज़ेज़ नहीं हुँ, कर हुँ, रहे हैं हुँ। बचपन से ही, तो गट डिसबायोसिस हो जाएगा, जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं गट के अंदर, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो नहीं होंगे। लिवर के जो एंजाइम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। हुँ। अर्ली एज में बिना अल्कोहल के सेवन से, बिना और कुछ गलत चीज़ों का सेवन किए बिना भी बच्चों को फैटी लिवर हो सकता है 18, 19, 20 इयर्स की एज पर, हुँ। अगर वज़न ज़्यादा है तो। तो ये सब की वजह से जल्दी 30 साल, 32 साल, 35 साल, आपके भी कुछ दोस्त होंगे जिनको डायबिटीज़ इतनी यंग एज पर भी यंग स्टार्ट हो एज गया। में। हुँ। पहले जो हमारे पिताजी की जनरेशन थी या दादाजी की जनरेशन थी, उनमें इतनी जल्दी ये सब बीमारियाँ नहीं पाई जाती थी। 60-65 के अराउंड। 60-65 में या मैक्सिमम आप समझ लो कि 50-50 साल की उम्र के हुँ। बाद ही ये सब प्रॉब्लम्स आती थी। बट आजकल यंग जनरेशन में इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो स्टार्ट हमारी ईटिंग हैबिट से वहीं हो जाता है। वही हो जाती है, हुँ, बिल्कुल। आपने ये चीज़ सही बोली कि अगर बच्चा ओबीज़ है, हुँ। तो वो उसको सर से लेकर पैर तक हाँ अफ़ेक्ट जी। करेगा और ये सारी हुँ, प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। तो बचपन में तो ये सारी दिक्कतें हो गई हाँ जी। हैं, आगे चल कर के फिर उनको अडल्टहुड में कितनी प्रॉब्लम हुँ, हो सकती है हुँ, और उसमें क्या-क्या बीमारियाँ जो हैं वो हुँ, हुँ, और वर्स हो सकती हैं, हुँ। उनको फेस करनी पड़ सकती हैं? देखो, हमारे जो पूरा शरीर है वो हुँ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुँ, बनाया गया है प्रकृति बिल्कुल। के द्वारा।
सबसे पहला तो आप मैकेनिकल इम्पैक्ट समझिए कि कितना ज्यादा होगा, कि उसी शरीर को, उन्हीं हड्डियों को झेलना है 15 किलो वजन, या सेम शरीर सेम हड्डियों को झेलना है 25 या 30 किलो वजन। तो घुटनों पर असर जल्दी पड़ने लगेगा। यंग एज पे आर्थराइटिस, मैं दोबारा वही बोलूंगा, 30, 35, 40 साल की उम्र पर लोगों को आर्थराइटिस हो रहे हैं आजकल। आर्थराइटिस हो रहा है। वो वजन, वो जो प्रोलॉन्ग्ड इम्पैक्ट है, जो लंबा हम्म। इतना इम्पैक्ट रहा है वजन का और बच्चे के शरीर पर, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और वो दिखने, जरूरी नहीं है कि बचपन में हमें दिखाई हाँ दे, हाँ। यंग अडल्ट्स में दिखाई देगा। तो इसलिए वो यंग अडल्ट्स वाली मॉर्बिडिटीज और बीमारियां बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। बच्चे की फिजिकल ग्रोथ में कमी रहेगी। बच्चा पहले तो एक्सरसाइज कम करेगा, इसलिए ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी होगी, एक्सरसाइज और नहीं कर और पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो उस चक्रव्यूह में फंस जाएगा बच्चा। तो वो प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट करेगा। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में फिर से हार्ट डिजीज का रिस्क है, स्ट्रोक का रिस्क है, डायबिटीज का रिस्क है, आर्थराइटिस का रिस्क है। लो सेल्फ एस्टीम तो है ही। तो बच्चा जब अडल्ट कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा फील कर पाएगा। कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, और एक कंट्रीब्यूटिंग पार्ट ऑफ सोसाइटी नहीं बन पाएंगे अच्छे से, बिल्कुल, खुद को वो अलग ही अलग ही फील करेंगे। एकदम से फील भी करते हैं, और उनको फिर अलग वैसे मतलब पोर्ट्रे भी किया जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल, आप हमारी एज की तरह दिखते नहीं दिखते हो, नहीं यू आर हो। सो ओबीज। हाँ जी, हाँ तो वो जी। सेल्फ एस्टीम में पूरा का पूरा वो वही खुद ही खत्म हो लेफ्ट आउट जाता फील है। करते हैं, वो बेचारे कभी एग्जैक्टली। असिमिलेट नहीं हो पाते हैं। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं हाँ अपने जी। बच्चे को लेकर के कि हमारा बच्चा ओबीज है, उसे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप लोग फिर उस बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं? क्योंकि उस बच्चे की मेंटल स्टेट उस वक्त बहुत ही हाँ ज्यादा जी। सेंसिटिव होती है। हम्म। तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे बच्चों के साथ डील करना? तो बेसिकली अगर आप ये समझो कि जितना आप देर करोगे हम्म। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में, हाँ। और जितना हम देर करेंगे वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हम्म। जो कि इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, उतना ही प्रॉब्लम हम लोगों को ज्यादा फेस करनी पड़ती है, और उतना ही हमें भी बुरा लगता है कि हम बहुत जल्दी बच्चे को हेल्प नहीं कर पा रहे। तो जितनी जल्दी आप पिक कर सको कि हाँ ये ओबेसिटी वाले साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, उतनी ही जल्दी हम लोग आपकी, कोई भी पीडियाट्रिशियन जिनको आप जानते हैं, वो आपकी हेल्प जल्दी कर पाएंगे कि आपका बेबी इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और आपका बच्चा एक स्वस्थ पार्ट सोसाइटी का बन सके। बिल्कुल। तो अगर आपको क्या लगता है, मतलब मेजर जो रूट कॉजेज है ओबेसिटी के हाँ जी। बचपन में, वो बच्चों में कैसे डेवलप होते हैं? अगर हमें कुछ पहचानना हो कि इन कारणों की वजह से बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रहा है, तो वो क्या कारण होंगे? तो सबसे पहला कारण तो जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो यही है कि जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं, सोसाइटी का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो फैमिली या परिवार होता है। तो बच्चे अपने जो ईटिंग हैबिट्स होते हैं वो पेरेंट्स पर मॉडल करते हैं, उनको देखकर ही तो सीखते हाँ हैं जी। वो। तो अगर हमारे ईटिंग हैबिट्स सैनिटाइज नहीं है, अच्छे नहीं है, हमारी स्लीपिंग हैबिट सैनिटाइज नहीं है, तो बच्चे गलत चीजें पिकअप करेंगे। तो सबसे पहला तो वही है। सेकंड है, परिवार से एक और चीज मिलती है जो है जीन्स। अब जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास वैसे जीन्स हैं जो हमें एक तरीके के खाने की तरफ अट्रैक्ट करें या एक तरीके के फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, तो जरूरी नहीं है कि वही हमारी डेस्टिनी है पूरी लाइफ के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ एपिजेनेटिक चेंजेस, जिसको हम कहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है जीन्स को, जिससे अब हम कि सारे बच्चे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। तो पेरेंट्स की मॉडलिंग हो गई, जीन्स का फैक्टर हो गया। थर्ड है जो सबसे जरूरी है आजकल अर्बनाइजेशन के दौर में, कि बच्चों के पास खेलकूद की स्पेसेस ही नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्टफोन्स, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, कि उनके लिए अगर आप गेमिंग समझो या खेलकूद समझो, हमारी जनरेशन के लिए खेलकूद होता था कि हमें बाहर जाना है, किसी भी तरीके से बाहर जाना है, हमें घर पे रोक नहीं सकता रोते थे कोई। बाहर जाने के बिल्कुल। लिए। आजकल की जनरेशन को बाहर जाने के लिए रोना पड़ता है कि नहीं हमें घर पे रहना है, हमें ये स्क्रीन चाहिए। तो वहां से दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक तो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, खाना भी स्क्रीन के साथ आ रहा है, तो क्या खाना आ रहा है नहीं आ रहा है, बस उनको मंचिंग चाहिए हर समय, स्नैकिंग चाहिए हर समय। दूसरा नुकसान है कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। तो जब फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई तो जो हम मंचिंग कर रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं, वो सबका जो मेटाबॉलिज्म है, जो सबको टूट के बाहर जाना है बॉडी से या यूटिलाइज होना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है फिजिकल एक्टिविटी और ये स्क्रीन टाइम के साथ जो आप साथ में ही जोड़ सकते हैं, जिसको कि बच्चों की जो अब अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड है, आप देखो कि मार्केटिंग कितना ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही है कि बच्चे ऑलमोस्ट 24 घंटे वो मार्केटिंग का शिकार है कि ये मीठी चीज है, ये देखो कितनी अच्छी चीज है, ये देखो कितना अट्रैक्टिव है, ये देखो कोई सुपरस्टार हमारे इस चीज का सेवन करते हैं। तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा बच्चों के लिए, ऑलमोस्ट आप समझो कि ये भी एक टाइप ऑफ बुलिंग ही हो गया कि इतना ज्यादा एक्सपोजर है और अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, आप एक क्लिक ऑफ बटन से कुछ भी चीज मंगवा सकते हो।
और जितने पैकेज फूड्स हैं वो सबका आपको पता ही, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बच्चों को न्यूट्रिशियस और पोषण देने वाली चीजें तो नहीं मिल रही, वो सिर्फ अक्यूमुलेट होती हैं और बच्चे को ओबेसिटी की तरफ ढकेल देती हैं। बिल्कुल और इस पे आई थिंक सबसे बड़ा रोल इस चीज का है जो आपने शुरुआत में ही कही कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देख करके ही सीखते हैं, पेरेंट्स क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और उनके स्लीपिंग पैटर्न्स वगैरह क्या है, ये सब बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर वो चाहते हैं उनके बच्चे ओबीज ना बने, तो पेरेंट्स को सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए सो दैट बच्चा भी उनको देख करके वही चीज सीखे? बिल्कुल, ये तो एकदम हैमरिंग इनटू द नेल ऑफ द प्रॉब्लम है कि आपने एकदम सही पॉइंट पिक किया है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट नहीं है या उनका सैक्रिफाइस कह लो, अगर वो ये मानना चाहते हैं कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सैक्रिफाइस मान लीजिए, कि उसके बिना बच्चों में ये सब प्रॉब्लम्स या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। करेक्ट। तो बच्चों से ज्यादा, जैसे आपने पूछा था ना कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हो, उससे ज्यादा परिवारों को हैंडल हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज हम यही बोलते हैं कि आप इसको सैक्रिफाइस समझिए, समझदारी समझिए, डांट समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, जो भी चीज समझिए, बट हमें इस राह पे चलना है। अब वो राह क्या है, उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों के लिए एक्सेस और अवेलेबिलिटी ऑफ जंक एंड प्रोसेस्ड पैकेज फूड्स, जो भी चीजें आपको पैकेट में मिले, पहला रूल तो यही बनाना है कि घर पे चीजें बननी चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो महंगी ही हो, क्योंकि आपको ठीक ठाक प्राइसेस पर आपकी फल सब्जियां, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो सारी चीजें इजीली अवेलेबल हैं। आप घर पर कुक करिए, हेल्दी चीजें बनाइए, आपको पता रहेगा कि उन चीजों के अंदर क्या है। आप अपना थोड़ा सा टेस्ट या जो भी आपको तलब लगती है नमकीन खाने की या शुगरी ड्रिंक्स लेने की, उसको प्लीज अवॉइड करिए। बच्चे के आसपास तो बिल्कुल नहीं रखना है। घर पर इन चीजों की अवेलेबिलिटी कम करिए। रेफ्रिजरेटर्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो फल और सब्जियां हैं, उनको ज्यादा स्टॉक करिए। बच्चों को इन्वॉल्व करिए अपने मील प्रेप। तो बच्चों को आप इन्वॉल्व करिए खाना बनाने की प्रक्रिया में, और वो बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है जब आप खाना खरीदने जाओ, सब्जियां और फल खरीदने जाओ। वो अलग अलग जो सीजन्स में फल आते हैं, बच्चों को पता लगे कि अभी आम का सीजन है, अभी गुआवा का, अमरूद का सीजन है, अभी पीच का सीजन है, और उन सब में बच्चे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। जब आप उनकी दुनिया में वही पैकेज फूड्स भर देंगे कि जो मार्केटिंग वाले लोग आपके ऊपर ठोसना चाह रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वो पहली स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कि अवेलेबिलिटी बिल्कुल घर के अंदर खत्म कर दीजिए, कि पैकेज वाली चीजें घर पर रहनी नहीं चाहिए। इमरजेंसी के लिए कोई एक चीज छुपाकर अपने लिए या वैसा रख लीजिए, बट आजकल तो इतना इजीली सब कुछ अवेलेबल है अर्बन स्पेसेस के अंदर कि आपको वो सब की भी जरूरत नहीं है, कि आपको वो सब अवॉइड करना है। नेक्स्ट है थर्ड, कि आप शुगरी ड्रिंक्स, आपके जो सीरियल्स हैं, पैकेज सीरियल्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं बच्चों को खाना खिलाने के, उनके उनके इजी ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जो आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। आप बच्चों को शुगरी ड्रिंक्स की जगह जूसेस दीजिए, लस्सी बना दीजिए, छाछ बना दीजिए। मिल्क तो बच्चों को अच्छा लगता है, जिन बच्चों को मिल्क अच्छा नहीं लगता उसमें डेट्स डाल दीजिए, नेचुरल स्वीटनर है, शुगर ज्यादा यूज करने की जगह। ब्रेकफास्ट, मतलब हम ये बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में जो जो खराब चीजें हैं उनके बहुत इजीली अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स घर पर आपके सामने पड़े हैं, आप उनको नजरअंदाज कर रहे हो। बिल्कुल। आई थिंक कि आप हमें बता ही दीजिए कि अगर कोई पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे, वो चाहते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने बच्चे को हेल्दी खाना कैसे खिलाएं, तो दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक, ब्रेकफास्ट से डिनर तक में उनके पास क्या क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो वो अपने बच्चे को खिला सकते हैं, ताकि जितना हो सके ओबेसिटी से उनको बचा करके रखा जा सके। हाँ, तो आप दिन की शुरुआत देखो, सभी लोग बहुत घरों में कि एक टाइम पर मानना था कि कॉर्नफ्लेक्स और दूध अगर दे दिया जाए तो बहुत पौष्टिक आहार है। बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स और सीरियल्स के अंदर बहुत सारे एडेड शुगर्स होते हैं। तो उससे बेहतर आप घर पे दलिया प्रिपेयर कर लीजिए, ओट्स यूज कर लीजिए, म्यूसली यूज कर लीजिए, या फिर बच्चों को घर पे ही बने हुए दाल का चीला दे दीजिए। घर पे सब बन जाता है। छोटा पराठा दे दीजिए, बच्चों की एज में तो पराठे इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, पर वो घर का बना है, फ्रेश है, मिनिमम ऑयल यूज करिए, है ना। जो शुगरी ड्रिंक्स है, अगर आपके अंदर ये है कि नहीं बच्चे को जूस देना है, तो टेट्रा पैक वाला जूस मत दीजिए, उसके अंदर बहुत, वो सिर्फ चीनी और पानी का मिक्सचर है, फ्लेवर है तो हाँ, वो फ्लेवर से बच्चे की ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो आप घर पे निकला हुआ जूस दीजिए। मौसमी का जूस निकालने में बहुत ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है, वो चीज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, बच्चों को लस्सी, जो दूध वाले डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज्यादा न्यूट्रिशनल भी हैं और बच्चों के लिए टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, तो लस्सी यूज कर लीजिए, छाछ यूज कर लीजिए, है ना। कैफिनेटेड ड्रिंक्स तो बिल्कुल बच्चों को नहीं देना है। आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि जो मार्केट किए जाते हैं एनर्जी ड्रिंक्स के तौर पे।
अमेरिकन एकेडमी कहती है 12 साल की उम्र से कम बच्चों को कैफीन इंटेक 0 होना चाहिए। करेक्ट। और वो बेचे जा रहे हैं दुकानों पे, मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत दुख होता है कि वो ऐसे ही अट्रैक्टिव तरीके से रंग भी हैं उनके, और उनको ऐसी पोजीशनिंग दी जाती है कि बच्चे बहुत ज्यादा मांगते हैं और पेरेंट्स थक हार कर फिर खरीद कर दे देते खरीदना हैं। ही पड़ता तो उनको। वो उससे बचना है, हमें बिल्कुल बचना है। वो कैफिनेटेड ड्रिंक बहुत डेंजरस है, मोटापे के अलग भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकते हैं। फिर उसके बाद बीच में जो टाइम्स आते हैं जब बच्चों को स्नैकिंग की जरूरत होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ। तो आपको स्कूल अथॉरिटीज और आपके पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रह के ये बात करनी पड़ेगी कि आपकी जितनी घर की मेहनत है वो स्कूल के 4-5-6 घंटे में सब जीरो हो सकती वेस्ट है ना हो जाए। अगर जो स्कूल का मेन्यू है वो मेन्यू के अंदर प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, ट्रांस फैट वाली आइटम्स है। तो नो मैटर कि वो कितना अट्रैक्टिव दिखे, कितना ज्यादा स्कूल को कूल बनाए, वो चीजें मेन्यूज में नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। उन्हीं स्कूल्स को प्रोत्साहित करें जहाँ पर कि ईटिंग मेन्यूज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चा वहां पर बहुत सारी चीजें सीखता है स्कूल में। सिर्फ ज्ञान और पढ़ाई लिखाई के अलावा भी लाइफ को कैसे हैंडल करना है ये भी स्कूल से ही बच्चा सीखता है अपने पीयर से। तो वो पीयर इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो बच्चों को असर्टिवनेस बतानी है। जब आप मील प्रेप में उनको इन्वॉल्व करोगे, सब्जियां दिखाओगे, उनको नो कहना आएगा कि जब आप सोशल सिचुएशन में होगे आप मना करोगे कि नहीं ये चीज सही नहीं है तो मैं ये नहीं खाता हूँ, तो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बोल सके कि नहीं ये चीज हम ज्यादा नहीं खाएंगे, कि हमने एक बार ले लिया है महीने में, अब हमें दोबारा ये चीज नहीं खानी है। तो स्नैक के जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हमें घर पर हमेशा तैयार रखने हैं। मखाने रोस्ट करके रख लीजिए, जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप यूज कर सकते हो एक लिमिट में, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा फैट ज्यादा होते हैं, तो उनको रोस्ट करके आप रख सकते हैं। ग्रानोला बार्स बना सकते हैं, आप पैनकेक्स बना सकते हैं। पैनकेक्स घर पर बन जाते हैं, उनमें प्रोटीन अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं, एक बैलेंस बना हुआ है सारी चीज का। फ्रूट कस्टर्ड्स, फ्रूट क्रीम्स, स्मूदीज बना सकते हैं स्नैकिंग की नीड्स के लिए। जो आपके मील्स हैं, मील्स हमेशा सर्व करिए छोटे पोर्शन में, छोटी प्लेट्स में, छोटे बोल्स में। अपने लिए भी वही छोटे बोल्स रखिए ताकि बच्चे को समझ आए कि इतना पोर्शन है, और इतने पोर्शन के बाद बेबी खुद या बच्चा खुद असेस करे कि मुझे भूख लगी है अभी या नहीं लगी है। और स्क्रीन्स तो होनी ही नहीं चाहिए आपके डाइनिंग एरिया में, आपके खाने के एरिया में बिल्कुल स्क्रीन्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उसको ना टेस्ट आ रहा होगा खाने का, ना स्वाद आ रहा होगा, ना उसके ब्रेन में सिग्नल्स जा रहे हैं कि ऐसी चीज आ रही है। टमी के हार्मोन्स ब्रेन में सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं कि हमारा पेट भर गया है, वो सारा कंजम्पशन वहीं पर जा रहा है। तो स्क्रीन्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए खाने के एरिया में, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बाकी आप आटा थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो, मल्टीग्रेन आटा व्हीट फ्लावर से थोड़ा हेल्दी है, बट हमेशा व्हीट और आटा जो है मैदे से हमेशा हेल्दी रहेगा। तो आप व्हीट यूज करिए या मल्टीग्रेन आटा यूज करिए। दालों की जो यूजेज है वो अच्छे से रखिए। जो कॉमन प्रोटीन सोर्सेज हैं वेजिटेरियन डाइट में, राजमा है, सोय ग्रैन्यूल्स हैं, सोयाबीन है। कलरफुल एक आप पैलेट बना दीजिए बच्चे के लिए, बच्चे पूरे अट्रैक्टेड रहेंगे और खाने का भी मन करेगा उनका। बट हमें भी सिमिलर चीजें खानी है। अगर ये सब बच्चों को सर्व करके हम लोग पिज्जा खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है, फिर बच्चे कभी नहीं आपके उस तरफ जा पाएंगे। डॉक्टर, आपने जैसे पेरेंट्स के लिए जो इतनी सारी चीजें बता दी कि आप ये सब कर सकते हैं, होता क्या है कि जो फैमिली मेंबर्स आते हैं बाहर से मिलने के लिए बच्चों से, चॉकलेट लेके आ गए, चिप्स, बिस्किट, ये सारी चीजें लेकर के आ जाते हैं। अब हम मना करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम बड़े नखरे वाले हो भाई, हमने तो अपने बच्चे को ये सब खिलाया, कुछ नहीं हुआ, आपका बच्चा कुछ स्पेशल है क्या? तो फिर उन लोगों से अपने बच्चों को हम कैसे बचा करके रखें ताकि वो ओबेसिटी की शिकार ना हो? देखो, सोसाइटी में चेंज तो हमेशा ऐसे ही थोड़े से छोटे से रिबेलियन से आता है, और ये तो रिबेलियन भी नहीं है। आप अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हो, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो, और बच्चे इस बिहेवियर को भी मॉडल करते हैं। उनको समझ जब आते हैं ना कि हमारे पापा मम्मी तो खुद ही नहीं ले रहे, वो खुद देखो ऐसी सिचुएशन में मना करके ये चीजें ले रहे हैं, तो उनको समझ आ जाता है कि ये चीजें बेटर हैं, हमारी हेल्थ के लिए हैं। तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि वो खुद भी ये चीजों में ना इंटरेस्ट दिखाते हैं ना खाना खाते हैं। तो हमेशा जब फर्स्ट सेशन होते हैं, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है या हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, तो मैं पेरेंट्स को हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि वो जितना आपका एक्सटेंडेड फैमिली या घर में बड़े हैं उन सब से बातचीत की मेरी हो जाए। उनको एटलीस्ट ये समझ आएगा कि इस चीज का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है बच्चों की लाइफ में और आगे जाके बच्चे के करियर में और उसकी हेल्थ के लिए। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो हमारे जीवन बहुत व्यर्थ ही है। अगर हेल्दी हम रहेंगे तो हम तो बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, वो है कि बच्चों के लिए सिर्फ खाने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनको मील प्रेप, क्योंकि हमारे घरों में बच्चों को किचन में हम ज्यादा नहीं आने देते।
बच्चों को समझ आए कि हाँ ये चीजें ऐसे प्रिपेयर हो रही हैं, ये ऐसे करके ऐसे क्लीन होता है, ये चीजों का ये कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स हमारी बॉडी में ऐसे करके काम करते हैं। तो वो सब चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और बच्चों को दे आर अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो हम और ब्लाइंड उनको रखकर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा अच्छे खाने में। बिल्कुल, और आई थिंक पेरेंट्स जब ना कहना शुरू कर हाँ देते जी। हैं तो बच्चों में वो ऑटोमेटिकली चीजें हाँ आ हाँ जाती है। हाँ। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जिन पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाया हुआ होता है ना, वो हम्म, खुद ही ये सब चीजें लेने से मना कर हाँ देते हैं जी हाँ कि जी। नहीं, मम्मा ने मना बिल्कुल किया, पापा ने मना किया। बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके साथ कि हम लोग यूजुअली क्या होता है ना, खाने को एक रिवॉर्ड या पनिशमेंट की तरह यूज करते यूज हैं। करते हैं, वो करेक्ट। बहुत डेंजरस है बच्चों के लिए कि अच्छा चलो ये आपने बहुत अच्छा काम किया, या स्कूल में बहुत चॉकलेट अच्छा खा लो। परफॉर्मेंस था, चॉकलेट ले लो या समोसे ले लो, या आज चलो वो बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो वी नीड टू ब्रेक दैट साइकिल। हाँ, खाने को खाने की तरह यूज करो, खाने का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, बट वो रोल को वहीं तक रखिए। करेक्ट। उसको बिल्कुल भी एज रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग फिर बच्चे के साथ रहता है। हाँ, वो जब भी वो कुछ अचीव करते हैं वो फिर जंक की तरफ खुद जाते को हैं। ही वो तो वो प्रॉब्लम है। बच्चा सैड भी होगा, उदास भी होगा, तो वो फिर इमोशनल से ईटिंग। वो कैलोरी रिच डाइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको यही समझ आएगा कि जब मेरा लाइफ में अच्छा टाइम चल रहा था तब मैं ये सब खा रहा था, है ना। तो वो अपने आप कंडीशनिंग हो जाती है कि जब हम सैड फील करेंगे हम उन्हीं चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज फूड, बिल्कुल भी खाने को इस्तेमाल ना करें पनिशमेंट या रिवॉर्ड की तरफ। एग्जैक्टली। हाँ और आई थिंक ये हैबिट ना हम जब बड़े हो जाते हाँ हैं जी। हमारे में तब भी रह ही जाती है वही। कि अगर आज हम सैड है तो कुछ अच्छा खा के हाँ अपना जी, मूड ठीक मुंह कर ठीक लेते करें। हैं, या आज हम बहुत खुश है तो आज हाँ हम जी अपनी फेवरेट चीज हाँ खा जी करके अपना हाँ मूड जी। और बेटर कर हाँ, लेते तो हैं। वो बचपन की कंडीशनिंग है। हाँ, एग्जैक्टली। इसमें एक और चीज है डॉक्टर, कई बार क्या होता है कि घर का एनवायरनमेंट वैसा नहीं होता है। कई बार जैसे पेरेंट्स की लड़ाई हो रही होती है या जो भी चीजें हैं, हम्म, घर में अगर बच्चों को सही से एनवायरनमेंट नहीं मिला है शुरू से, तो वो भी कहीं न कहीं उनको इम्पैक्ट डालता है हम्म, ओबेसिटी की तरफ, ये जो उनकी ईटिंग हैबिट्स है हम्म। या स्लीपिंग पैटर्न्स है उन सब की तरफ। तो घर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे इम्पैक्ट करता है कि वो बच्चों को ओबीज़ बना रहा है या नहीं? देखो आइडियली तो बच्चों को पनपने के लिए बहुत शांत, कूल, हुँ, काम एनवायरनमेंट चाहिए। चाहिए होता है। ठीक है। कोई भी प्रकार का स्ट्रेस होगा लाइफ में, हुँ, वो एनवायरमेंटल हो, familial हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, मेंटल हो। वो स्ट्रेस हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज करता है हुँ, जो हुँ, स्ट्रेस हॉर्मोन्स कहलाते हुँ, हैं। हुँ। वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स फिर प्रिजर्वेशन, स्टोरेज और अपने आप के बचाव वाले मोड में हमारे शरीर को पहुंचा देते हैं। करेक्ट। तो बचाव वाले मोड में क्या होता है कि जो हम खाना खाएंगे वो प्रिजर्व कर दिया जाएगा। हुँ, हमारी बॉडी में प्रिजर्वेशन का तरीका है फैट बनाना। हुँ, तो वो फैट बनाकर रख दिया जाएगा कि किसी और टाइम शायद इस्तेमाल हो, बहुत स्ट्रेस वाला टाइम चल रहा है। अब वो बढ़ते 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 उसके इतने लेयर्स हो जाते हैं। स्ट्रेस अगर परसिस्टेंट रहेगा तो वो बच्चे की फिजियोलॉजी ही बदल जाती है कि उसके हुँ, बॉडी का, शरीर का काम करने का तरीका बदल बदल जाता है। जाएगा। तो जब भी खाना जाता है वो डायरेक्टली फैट बन जाएगा। हुँ, तो इसको थ्रिफ्टी फिनोटाइप कहते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस अगर एनवायरनमेंट में है, हुँ, कोशिश हमें यही करनी है। कोई भी देखो लाइफ बिना स्ट्रेस के शायद आजकल के टाइम में नहीं हो, नहीं हो। बट हमें ये कोशिश करनी है कि उसका इम्पैक्ट बच्चे पर मिनिमम पड़े। हमें ये माइंडफुल रहना है कि वो बच्चा अपने अभिभावक और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हुँ, है ना। बच्चा हो गया है तो हमें कोशिश करनी है कि उनको बेस्ट एनवायरनमेंट मिले, करेक्ट। बेस्ट खाने के ऑप्शंस मिले, और जितना उनको ये स्ट्रेसर से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उतना प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, आपने इस सेशन में अभी तक खाने पर बहुत ज़्यादा हाँ बातचीत जी। की है, लेकिन उसके अलावा जैसे आजकल जो बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम है, हम्म, फिज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा कम हो हम्म, गई है, इसका कितना रोल है किसी भी बच्चे को ओबीज़ बनाने में? हाँ बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्क्रीन के साथ अगर हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं हुँ, हुँ। तो हमारा सारा ब्रेन का जो ध्यान है वो स्क्रीन के ऊपर है। ज़रा। जो मंचिंग है, जो खाना है, वो एक सेकेंडरी एक्टिविटी बन हुँ, गई है। तो जो सिग्नल्स हमारा टमी या स्टमक या पेट देता है ब्रेन को हुँ, कि अब कि हम भर गए हैं, हमें और ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, वो सारे सिग्नल्स इग्नोर हो जाते हैं। वो सिग्नल्स जब इग्नोर हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा सिर्फ वो फोकस कर रहा है, तो जिस टेम्पो पर स्क्रीन पर चीज़ें चल रही हैं उस टेम्पो से बच्चा खाना खा रहा है। हुँ, अब वो गेमिंग हो सकती है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि आप अपना बचपन याद करिए हाँ, कि आप उस टाइम पर कितना ज़्यादा एक्टिव रहते थे। वो एक्टिविटी सब गायब हो गई है। हुँ, प्रोसेस्ड फूड्स की अवेलेबिलिटी आपके पास बिल्कुल नहीं होती थी। हाँ, वो अवेलेबिलिटी अब 100 गुना हो चुकी है। तो वो दोनों चीज़ें मिलाकर बच्चे को तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। करेगी। तो हमें एक कंबाइंड फैमिली टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है हाँ, कि हम लोग एक कंबाइंड हॉबी चुनें, जिसमें कि हम बच्चों को बाहर ओपन स्पेसेस में लेकर जाएँ। हुँ, अर्बन एरियाज़ में मैं मान सकता हूँ कि हाँ, बहुत अवेलेबिलिटी कम है, बट हम एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करें, हॉबीज़ आइडेंटिफ़ाई हुँ, करें, कोई भी खेल आइडेंटिफ़ाई करें, जिसके साथ
बच्चे का पैशन जुड़े, फैमिली का पैशन जुड़े, वो कुछ भी खेल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, नॉर्मल रनिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, फ्रिस्बी फेंकना भी हो सकता है कि बच्चा तेज भाग रहा है और ले रहा है। एनी सॉर्ट ये ऑफ सब फिजिकल एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी स्किपिंग, हॉपिंग, छोटी चीजें भी बच्चे का काम आसान कर कर देंगी। सकते हैं। आप साइकिल लेकर दीजिए, उनको जॉय दिखाइए कि साइकिल चलाने का क्या जॉय है, हाँ, जो हम लोगों ने सबने फील किया है। आजकल की जनरेशन वो फील नहीं कर पा रही। बिल्कुल। और जो एंडोर्फिन्स उनको खाने से मिल रहे थे, वो एंडोर्फिन्स एक्सरसाइज और खेल से भी मिल जाते हैं। हाँ, तो वो एंडोर्फिन्स उनको दिलाइए वहां से, ताकि वो खाने में उनको ना ढूंढे। बिल्कुल। आई थिंक अगर ओबेसिटी को कंट्रोल करना है तो ये सारी चीज़ें बीइंग अ पेरेंट हमें भी अपने बच्चों में बिल्कुल। ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी और उसके लिए हमें थोड़े बहुत तो सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे। तो इस सेशन में हमने अभी तक तो जो बातचीत की है उससे तो यही नतीजा निकला है कि अगर बच्चा ओबीज़ बन रहा है तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत पेरेंट्स की भी मिस्टेक रहती ही है। तो ये सारी चीज़ें हमें उनमें डालनी ही होंगी। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर कि बच्चे का लाइफस्टाइल सही है, खान-पान भी अच्छा है, वो फिजिकल एक्टिविटी भी हाँ कर जी। रहा है, खेल-कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद भी वो ओबीज़ हो हाँ जाता जी। है। तो हाँ जी। फिर इसके पीछे क्या रीज़न है? हाँ, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं हुँ, जो बच्चों को ओबेसिटी करा सकती हुँ, हैं, डिस्पाइट हेल्दी ईटिंग, हाँ, हेल्दी लिविंग। लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल है, खेल-कूद है, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, हुँ, उसके बावजूद भी कुछ बीमारियाँ हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर ठीक सकती हैं। है। सबसे कॉमन उन बीमारियों में से है हार्मोन इम्बैलेंसेस। तो अच्छा। वो हार्मोन सबसे कॉमन थायराइड हार्मोन है जो ये हुँ, हुँ, प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। हुँ, अगर उसकी कमी होएगी तो बच्चों को मोटापे या ओबेसिटी की तरफ वो ले जा सकती है। ठीक है। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एड्रीनल ग्लैंड बनाता है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स का जैसे मैंने बात किया हुँ, हुँ, उनका पार्ट होता है। तो अगर वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी करा सकते हैं। ओके। कुछ बच्चे वैसे तो बचपन वाला जो डायबिटीज़ होता है, जो बच्चों को छोटी उम्र से होता है, वो हुँ, तो वज़न कम कराता है बच्चों का। अच्छा। तो वो मोटापा नहीं कराता है, हुँ, तो हुँ, वो एक गलत धारणा है। जो बड़े लोग होते हैं उनको मोटापे की वज़ह से डायबिटीज़ हो डायबिटीज़ सकता हो है, सकती है। बट बचपन में जो डायबिटीज़ होता है उसकी वज़ह से मोटापा अमूमन नहीं होता। हुँ, उसके बाद कुछ और ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं या जेनेटिक दिक्कतें होती हैं जिस वजह से बच्चों का वजन बढ़ सकता है। ओके। तो अब देखो प्रॉब्लम यही है कि हम सॉल्यूशन तब निकाल सकते हैं जब हम प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें। करेक्ट। तो घर पर आप पहले आइडेंटिफाई हुँ, करिए। आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे में वो साइंस जो मैंने शुरुआत में बताए हुँ, थे वो सब साइन सिम्पटम्स आ रहे हैं। आप बच्चे का बॉडी मास इंडेक्स कराइए। हुँ, सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको समझाएँगे। हुँ, उसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा होगा तो तब हम टेस्ट की तरफ जाएँगे या कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। और वो बहुत छोटा-सा हमारा तबका है जिनमें वो प्रॉब्लम होती है। ओके। ज़्यादातर बच्चों को हम अगर पेरेंटल जो लाइफ़स्टाइल है, फैमिली लाइफ़ है, खाने-पीने की चीज़ें हैं, खेल-कूद है, वो सब की तरफ ले जाते हैं तो इम्प्रूव हो जाते हैं। हो जाता है, बिल्कुल। हाँ। अच्छा इसमें एक और चीज़ आप हमारी हुँ, ऑडियंस को ज़रूर हाँ, बताइएगा जो भी इस पॉडकास्ट को देख रही है हुँ, कि अगर उन्हें समझ में आ गया है कि हुँ, उनका बच्चा ओबीज़ है हुँ, या वो चीज़ को पहचानना चाह रहे हैं, तो उसके हुँ, लिए कुछ ऐसे टेस्ट हैं हुँ, जो जा कर के वो करा सकते हैं हुँ, या वो कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं जिससे पता लगा सकें कि हाँ, ये बच्चा ओबीज़ हो रहा है, ये टेस्ट कराना पड़ेगा, हुँ, पैरामीटर पता चल गए, हाँ। तो अब लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस करने होंगे। ब्लड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हुँ, बच्चे का वज़न करना है, हुँ, हाइट लेनी है। बॉडी मास इंडेक्स का सिंपल फ़ॉर्मूला होता है, हुँ, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएँगे, वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। बट बच्चों के अंदर ये है कि बड़ों के लिए तो कट ऑफ्स हैं हमारे पास, हुँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कट ऑफ्स हैं। बच्चों में हमें कंपेयर करना पड़ता है ग्रोथ चार्ट्स में कि वो बाकी बच्चों के कंपैरिज़न में 85 या 95% को पार कर रहे हैं या नहीं। नहीं कर तो रहे, आप ठीक जो है। भी आपके घर के पास पीडियाट्रिशियन है, आप उनसे कंसल्ट करिए। हुँ, हुँ, बॉडी मास इंडेक्स के चार्ट पर वो आपको दिखा देंगे कि आपका बच्चा कहाँ पर है हुँ, और आपको शायद वो काम अगर बच्चा नॉर्मल उसमें है, तो साल में 1 बार या 6 महीने में 1 बार बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे हैं हमारे साथ एसोसिएटेड जो वो रेगुलरली एनुअल चेकअप्स कराते हैं। कराते रहते हैं। तो अगर वो उतना भी हो जाएगा तो बहुत है और पर उसका इम्पैक्ट एज़ अ फैमिली यूनिट, एज़ अ सोसाइटी यूनिट हुँ। बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं ये छोटे-छोटे इंटरवेंशन। बिल्कुल। लास्टली हम चाहेंगे कि आप ये भी बताइए कि जब बच्चे को हम बताते हैं या उन्हें समझ में आती तो है हुँ, चीज़ें कि हाँ, मेरे साथ अब कुछ अलग हो रहा हाँ है जी। क्योंकि इससे पहले तो मैं सब चीज़ें खा रहा हाँ था, जी, हाँ जी। स्क्रीन टाइम भी हुँ, मेरा हुँ, था, हुँ। मुझे फ़ोन भी हुँ, चलाने हुँ। दिया जा रहा हाँ था। जी, हाँ जी। अब ऐसा क्या हो गया कि मैं एक जगह गया हुँ, और उसके बाद मेरी लाइफ़स्टाइल एकदम बदल दी गई है। तो उसमें फिर बच्चों को मेंटली ये चीज़ कितनी हुँ, ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हुँ, कि मेरे साथ अब कुछ तो चेंज हो रहा हुँ, है। क्योंकि वो ये चीज़ अपनी फैमिली से तो शेयर नहीं कर सकते, हुँ। इतने छोटे हाँ होते जी, हाँ हैं। जी, हाँ जी। अपने वो स्कूल में जाते हैं तो देख रहे हैं कि बाकी उनके स्कूल के फ्रेंड्स तो सेम चीज़ खा रहे हैं, हाँ। मुझे अलग ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? हुँ, तो बच्चों को इस टाइम पर उनके साथ डील करना कितना ज़्यादा सेंसिटिव है या हुँ, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हुँ। ये ज़रूर हाँ, बताइए। क्योंकि ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी।
ये प्रॉब्लम से बचने के लिए ही हमारी सजेशन ये रहती है कि आप बच्चों की जो रियरिंग है, उनका जो पालन पोषण है, वो स्टार्टिंग से ही सही तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा हमारे गोल्स भी अचीव करा पाएगा। रूट्स मजबूत रूट्स, होने हाँ, चाहिए। कि वो अगर स्टार्टिंग में आपने सारी चीज़ें हेल्दी रखी हैं, फैमिली का एनवायरनमेंट हेल्दी है तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब जो बच्चे हम बाद में आइडेंटिफाई करते हैं, जो 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र पर ओबीस हैं और उनमें हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, तो अचानक से तो देखो कोई भी चीज़ बच्चों के साथ नहीं करी जा सकती है। क्योंकि अगर हम फोर्सफुल होंगे, बहुत बार फोर्स फीडिंग रिजल्ट्स इन ओबेसिटी एंड एवरीथिंग, ओबेसिटी ठीक है? करेक्ट। तो फोर्सफुल तो किसी चीज़ में हम रह नहीं सकते बच्चों के साथ, बट हाँ, हमें परसिस्टेंट रहना है और मॉडलिंग करानी है ओके। कि बच्चों को अट्रैक्ट कराना है, मील प्रेप में इन्वॉल्व कराना है कि ये सब चीज़ें खाने हैं, वो अंदर से ही बच्चे के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। हम लोग जैसे पहले कहते थे ना कि स्टिक से नहीं बच्चों को सुधार, डंडे के जोर पर बच्चे नहीं अपनी बिहेवियर चेंज कर सकते, वो उनके बल्कि बिहेवियर और एंट्रेंज हो जाएंगे। हाँ, वो तो रिजिड वो, हो जाएगा हाँ, और बिल्कुल, रेजिस्ट करेंगे। बिल्कुल, और उनको यही लगेगा कि जैसे आपने बताया कि मेरे सब फ्रेंड्स तो ये सब कर रहे हैं, कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स तो कुछ नहीं कहते, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, वो उनका वो वाला मोड में चले जाए। तो हमें धीरे-धीरे ही चेंजेस फिर लाने पड़ेंगे। अचानक से कोई चेंज ना बच्चे एक्सेप्ट करेंगे और ना ही वो एडवाइजेबल है करना। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इस सेशन में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर ली कि बच्चों में जो ओबेसिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ डील करने के लिए हमें एग्ज़ैक्टली करना क्या चाहिए। आपने हमें बहुत ही विस्तार में हर चीज़ के बारे में बताया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एन्जॉयड द सेशन। थैंक यू मेघा, इट वाज़ अ वेरी लवली सेशन एंड आई होप कि हमारे अभिभावक और पेरेंट्स भी ये चीज़ें समझे होंगे कि छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों की लाइफ़स्टाइल और पूरे लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एग्जैक्टली। और अगर आप शुरुआत से ही वो चीज़ें करते हैं तभी जा करके वो आपको रिजल्ट्स अच्छे देंगे। बिल्कुल। अदरवाइज अगर शुरुआत ही खराब होगी तो फिर ये चाइल्डहुड ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम आगे चल करके आपके बच्चे को ही परेशान करेगी। तो थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में इस सेशन से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो, कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइफ। थैंक यू।